नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। राज्य मंत्री पेयजल अनुश्रवण समिति उपाध्यक्ष दिनेश आर्या ने कहा कि बंद चल रही पेयजल योजनाओं को शुरू करवाया जाए, साथ ही सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं पहली बार जसपुर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर एमपी सिंह ने निवास स्थान पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। दिनेश आर्या ने कहा कि पार्टी की ओर से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बीजेपी को फिर से जीत दिलाने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरिद्वार में भी खास उत्सव देखने को मिलेगा। रविदास आचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को मां गंगा के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों में बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजित होंगे। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से जारी है और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। त्रेता युग की बात करेंगे तो भगवान राम ने स्वयं जन्म लेकर इस धरती पर पाप को मिटाने का काम किया। द्वापर युग की बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से पाप का नाश किया। महाभारत उन्हीं के खंड काल में हुई। अगर हम कलयुग की बात करेंगे तो कलयुग के अवतार के रूप में गुजरात के उस महान व्यक्तित्व जिसने इस धरती मां पर जन्म लेकर कलयुग के अवतार के रूप में जन्म लिया, उस महामनीषी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उनकी देखरेख के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उनके किए गए कार्य इस बात का संकेत ही देते हैं कि कलयुग में अगर हम भारतवर्ष के अंदर अवतार की बात करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष के रूप में जन्मे हैं। हम कोटि कोटि आभार करते हैं उस धरती मां का कि ऐसे युग पुरुष ने जो कलयुग के अवतार के रूप में जन्म लिया। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में हम मानते थे, लेकिन इससे बड़ा कोई दिन और हो नहीं सकता। याद रखना, 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में तो लिखी गई, लेकिन दूसरी दीपावली भगवान पहले राम जब आए अयोध्या तो तब एक दीपावली होती थी। और ये महान पर्व जो होने वाला है 22 जनवरी को, भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम मुगल शासकों ने जो अत्याचार अनाचार किए, हमारी उस भव्य मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का स्थापना करने का काम किया था, उसमें मैं निश्चित रूप से इसलिए मैंने कहा कि भगवान और अवतार में जो अंतर होता है वो महामनीषी के रूप में जन्म लेते हैं। तो माननीय मोदी जी उसी अवतार के रूप में जन्मे, इसलिए मैं कहूंगा कि दिवाली से भी महान पर्व इस 22 जनवरी को होगा और हम भी बड़ी धूमधाम के साथ में उस महापर्व को मां दुर्गा के मंदिर पर मना रहे हैं और भारी संख्या में भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे। और वहां पर दिया है, जब प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान चलाया, जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिल्ली के अंदर रविदास जी के मंदिर में जाकर सफाई अभियान चलाया, हमने उसके तुरंत 2 घंटे बाद में मां दुर्गा के मंदिर में सफाई अभियान चलाकर ये प्रार्थना की है श्री गुरुदेव विश्व महापीठ के अपने कार्यकर्ताओं से जो श्री गुरुदेव अखाड़े से जुड़े हैं कि देश और दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो शिव के हों, पार्वती के हों, बजरंग बली के हों, भगवान राम के हों, रविदास जी के हों, वाल्मीकि जी के हों, जिनके जो मंदिर हैं उनके सफाई अभियान में जुटे और भगवान राम के प्रति जो 22 जनवरी का महान पर्व, दुनिया का सबसे महान पर्व होगा, उसको मिलजुल कर प्यार के साथ में मनाएं। और भगवान राम आ रहे हैं। राम है तो सब कुछ है, राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
देहरादून में गुलदार की तलाश में वन विभाग ने कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 घंटे तक डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक 40 से ज्यादा वन कर्मियों ने 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खंगाला, लेकिन गुलदार का कहीं पता नहीं चला। देहरादून के डीएफओ वन विभाग वैभव कुमार ने बताया कि सुबह भी कुछ जगहों से गुलदार देखे जाने की सूचना आई थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गुलदार नहीं मिला। उन्होंने बताया कि करीब 40 वन अधिकारी कर्मचारियों ने गुलदार प्रभावित इलाकों को शिवगंगा एनक्लेव, वृंदावन एनक्लेव सहित आसपास करीब 30 हेक्टेयर में सघन कॉम्बिंग की और गुलदार की तलाश में ड्रोन की मदद ली, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये 15 तारीख की रात की एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी। इसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था, उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सघन एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं या और भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम जो है लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां रायवाला थाना पुलिस ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले 2 मनचलों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वहीं रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी मोबाइल में ही रिचार्ज करने के लिए बाजार गई थी और इस दौरान 2 युवक उसे रास्ते में मिले, जिन्होंने बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर नमिता सैनी को जिम्मेदारी सौंपी। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गिरफ्त में है अब ये दोनों मनचले, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी उम्र 16 बताई जा रही है, उसके साथ छेड़छाड़ की थी। नाबालिग मार्केट में मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी। उस वक्त इन मनचलों ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जिसके चलते पुलिस ने इन दो मनचलों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। बनबसा में रेलवे गेट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जनक चंद्र उम्र 17 वर्ष और चंदनी का रहने वाला था। एकाएक हुए इस हादसे में परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की शाम की बताई जा रही है। जीआरपी द्वारा मृतक का पंचनामा भरने के बाद मृतक को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया है, जहां मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा जनक चंद्र पुत्र श्री हरिश्चंद्र, जिनकी उम्र युवक की 17 साल थी, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उस युवक का सर है वो धड़ से कटकर अलग हो गया है, जिस वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। काम ढूंढते बोल के अपने मम्मी के पास से गया, वो काम ढूंढने के लिए गया। लेबरी में पीछे ठेकेदार आते थे, उनके साथ काम करने के लिए लेबरी के 2-4 दिन करता हूँ बोल के गया था वो यहाँ से घर से। अब ऐसा घटना घट गई। क्या हुआ कुछ? मेरा उसके पास फ़ोन था, मैंने फ़ोन किया, पुलिस वालों ने फ़ोन पकड़ा। उन्हें बताया कि आपके लड़के के पहले तो फ़ोन गिरा हुआ मिला बोल के बोला। बाद में पुलिस वालों ने बोला कि चोट लग गई है, यहाँ आ जाओ आप, बोला पुलिस वालों ने। बनबसा थाने में? बनबसा स्टेशन में।
फिर वहाँ पर आपने जाके क्या देखा? वहाँ पर देखा लाश पड़े हुए देखा मैंने। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 250 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारत बिहार में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान स्कूटी पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेते वक्त युवक के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं आरोपी की पहचान बनखंडी के रहने वाले शुभम के रूप में हुई है। ढाई सौ ग्राम चरस पुलिस ने बरामद की है और इसी के साथ तस्करी करने वाले तस्कर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके पास से 250 ग्राम चरस पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें कि स्कूटी पर चरस की तस्करी कर रहा था तस्कर और स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस की ये कार्रवाई हुई जिस वक्त तस्कर स्कूटी के द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा था, जिसके पास से 250 ग्राम चरस पुलिस ने बरामद किया है और उसी के साथ तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित हुई। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जा रही है, जिसे लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव है, जिसे देखते हुए शौचालयों में फ्लोर हीटिंग की सुविधा दी जा रही है ताकि शौचालय साफ रह सकें और साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाले हैं, इसको देखते हुए सभी यात्री दर्शन करने आते हैं, भगवान की पूजा करने आते हैं और इसको लेकर सरकार ने, प्रशासन ने सारी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर शौचालय को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को देखते हुए सारी तैयारियां सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है और सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर शौचालय साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए, आप जानते हैं कि बीच के वर्षों में कोविड के कारण से जो हमारी चारधाम यात्रा थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी और इससे जो प्रदेश की आर्थिकी है उस पर भी कई विपरीत प्रभाव पड़ा था। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जो चारधाम यात्रा है उसको फिर वो पटरी पर आई और विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही है उसने नए कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित करे हैं श्रद्धालुओं की संख्या का। इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। तो इस दृष्टि से आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज के अध्यक्षता में जो यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनकी बैठक रखी गई थी और माननीय मंत्री जी द्वारा और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी ज्यादा यात्री यहाँ आएंगे और हमारे चार धामों का दर्शन करेंगे। तो पहली बैठक यह है, इसमें सभी लोगों को बता दिया गया है तैयारी करिए, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर बनना होता है और हम लोगों ने कहा है कि केदारनाथ के अंदर जो वहां पर अच्छे किस्म का टूरिस्ट आता है और भी जो टूरिस्ट आते हैं, सब पर्यटकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं वहां थोड़ा अभाव है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि फ्लोर हीटिंग टॉयलेट्स के अंदर वायर्स लगाए जाएं जिससे कि फ्लोर हीटिंग हो।
देहरादून में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामलों को देखते हुए दून अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू ओपीडी में ज्यादा मरीजों का आना नहीं हो रहा है, लेकिन जिस भी मरीज में फ्लू या कोविड की जांच के आसार दिख रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। ओपीडी कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है, लेकिन हाँ, जाड़ों में जिस तरह से पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियां हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है। तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जांच या कोविड की जांच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। तो उसमें एक दो केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। शहर की विभिन्न समस्याओं को निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, सांस्कृतिक कर्मी, लोक कलाकार और बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहर की विभिन्न समस्याओं को ट्रेचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण किया गया। बढ़े हुए पेयजल बिल और भवन कर, शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की और अपने अपने सुझाव भी दिए। महासम्मेलन के बजाय ये कहें कि शहर को लेकर जो चिंता हो रही है, पहली बार सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट करके अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपने जमीन की चिंता को लेकर सब लोग एक मंच पर आए और सब लोग आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे संगठनों के लोग, दलों के लोग एक मंच पर आए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये इसकी आवश्यकता है कि हम अपने शहर को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे शहर में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित हो। इसको लेकर के ये चिंता की जा रही है। पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, एनजीओज हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी के, जो पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे मिले, हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे। और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम बात करते हैं पलायन की, सफाई की और यहाँ पे रोजगार की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और अभी भी अब हमारा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है और लोग अपने, कई वक्ता यहाँ पे अभी बचे हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी तरफ से भी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने बोला है, जैसे व्यापार कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी शहर का, तो हमारे पौड़ी शहर में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। ऐसे कूड़े की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, तो इन सब पे अभी चर्चा चल रही है और आगे जाके हो सकता है कि हम एक ग्रुप भी बनाएं, यहाँ पे एक ग्रुप बना के इन चीजों पे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ बैठेंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम ने स्थानीय लोगों और एनसीसी के छात्रों के साथ मिलकर चंद्रशेखर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ खुद झाड़ू लगाकर किया। मौके पर तमाम स्वयंसेवी भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सांस्कृतिक उत्सव 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाया जा रहा है, इसलिए प्रतिदिन शहर के अलग अलग मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ नगर निगम के पर्यावरण मित्र सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ रखने में लोगों से सहयोग की अपील की है। ये हमारी जो अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, उनके निर्देशन पर सभी नगर निकायों में, नगर निगमों में और हमारे पूरे नगर के अंतर्गत ये कार्यक्रम शासन के स्तर पर भी इसके निर्देश हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्य नगर आयुक्त श्रीमान शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे ऋषिकेश के उप जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, उन्होंने आते ही बागडोर संभाली है। स्वच्छता ही सेवा का संदेश इसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि महीने में एक बार ऐसा आयोजन लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो ये नगर है, ये नगर हम सबका है और इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम लोग जो है सांस्कृतिक उत्सव के शुभ अवसर पर, जो कि हमारा 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, उसमें नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत हम लोग जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर आज सफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम गुरुद्वारे में जाएंगे, क्योंकि आज प्रकाश पर्व भी है। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जयंती है वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वो है, फिर हमारे चौक चौराहे हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। इस समय हमारे साथ जो है भरत मंदिर इंटर कॉलेज के जो एनसीसी का जूनियर विंग, सीनियर विंग, गर्ल्स बॉयज और एनएसएस के बच्चे हैं, और साथ में तमाम जो ऋषिकेश के जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अन्य समूह हैं, लोग हैं, और नगर निगम के सहयोग और उससे ये लोग कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। मंदिरों में साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है, स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया है, जहां पे सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंदिर में झाड़ू पोछा भी किया और खुद जाकर मंदिर की साफ सफाई की, इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 22 तारीख को राम मंदिर में, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर यह अभियान हर प्रदेश में चलाया गया है। और वहीं अब इसको देखते हुए मंदिरों में हर जगह पर साफ सफाई का अभियान किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने भी मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई की है, झाड़ू लगाया है और उनके साथ सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मंदिरों को साफ रखने के लिए उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी अपने मंदिरों के आसपास के मंदिरों की साफ सफाई करें और स्वच्छता बनाए रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।